वेलकम वीवर्स। आज एक बार फिर हम लोग चर्चा करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 10 के टॉपिक पोषण के एक सब टॉपिक मनुष्य का पाचन तंत्र। इसके पहले हमने इस पोषण टॉपिक्स की बहुत सी चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। अब चलते हैं अगला अंग, बड़ी आंत। देखिए, अभी तक हमने आहार नाल में 4 अंगों को पढ़ लिया है और ये आहार नाल का 5वां अंग है जो कि बड़ी आंत है। छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत 2 भागों में बटा होता है, कोलन और मलाशय। 2 भाग होते हैं बड़ी आंत के, एक भाग कोलन होता है और दूसरा भाग मलाशय होता है। और जो कोलन होता है वो 3 भागों में बटा होता है। यानी छोटी आंत जो है वो यहाँ से इस तरीके से बड़ी आंत से मिली होती है और बड़ी आंत फिर यहाँ से इस तरीके से एक घुमाव बनाते हुए यहाँ जाके एक ओपनिंग बनाता है। बड़ी आंत जो होती है उसके मुख्य 2 भाग हैं, एक है कोलन और दूसरा है मलाशय। मलाशय तो हो गया यहाँ पे, जिसको कि रेक्टम कहते हैं, मलाशय या रेक्टम। तो ये मलाशय यहाँ का भाग है और इधर का जो ये सारा भाग है, ये पूरा भाग, ये कहलाता है कोलन। तो कोलन के जो है वो 3 भाग होते हैं। एक भाग ये है जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, एक भाग ये है जो ऐसे सोया पड़ा हुआ है और तीसरा भाग है जो नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसलिए इसका 3 नाम हो जाता है। पहला होता है ऊपरीगामी कोलन, ऊपर की तरफ जाने वाला कोलन। दूसरा है अनुप्रस्थ कोलन, इस तरीके से ट्रांसवर्स पड़ा हुआ कोलन। और तीसरा होता है अधोगामी कोलन, मतलब नीचे की तरफ जाने वाला कोलन। तो कोलन के ये 3 भाग। और चलते हैं अगले भाग पे। आगे है अधोगामी कोलन, रेक्टम में खुलता है। तो ये अधोगामी कोलन है और ये कोलन आके यहाँ पे खुलेगा इस भाग में। इस भाग को कहते हैं रेक्टम। और रेक्टम के बाद अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। ये है मल द्वार, जिसको कि एनस कहा जाता है। तो इस तरीके से इसके 2 भाग, कोलन, रेक्टम, और उस रेक्टम की एक ओपनिंग होती है जो एनस कहलाती है या मल द्वार कहलाती है। अब देखिए, अपचा भोजन इलियम से कोलन में होते हुए मलाशय में पहुंचता है। जो अपचित भोजन है स्मॉल इंटेस्टाइन से, यहाँ से ये बड़ी इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में घुसेगा और ये पूरा तीनों पार्ट को पार करते हुए ये आता है रेक्टम में। अपचा भोजन पार करते हुए रेक्टम में पहुंचता है और बड़ी आंत के इन भागों में अपचय भोजन का अतिरिक्त जल भी अवशोषित हो जाता है। और जो जल गीलापन जो होता है वो इनकी दीवारें जो है वो अवशोषित कर लेती हैं और अंत में अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर पहले मलाशय में संचित रहता है, जहां से समय समय पर मल द्वार के रास्ते से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से ये एक मनुष्य के आहार नाल का संपूर्ण वर्णन था। ये अगर यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको चित्र के साथ, डायग्राम के साथ आपको वर्णन करना होगा। आप वर्णन में थोड़ी सी कमी कर सकते हैं, लेकिन डायग्राम बनाना आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि डायग्राम छोड़ देने से आपके जो मार्क्स हैं वो सीधे हाफ हो जाते हैं। मीन्स अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप डायग्राम छोड़ देते हैं तो आपको 2 से 2.5 मार्क्स से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए डायग्राम से नहीं भागिएगा, डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए। आप बिल्कुल इसको एग्जाम में बनाने की भी कोशिश कीजिएगा। जीभ का वर्णन मैं पीछे कर चुकी हूँ, एक बार यहाँ पे मैंने और लिख के दे दिया है, आप इसको पढ़िए। अगर वहाँ से नहीं, खुद से नहीं लिख पा रहे हैं तो आप यहाँ से इसको देख के इस चीज़ के बारे में लिख सकते हैं। अगला जो दांत था वो उसका भी वर्णन यहाँ पे है। दांत के भाग कौन कौन से होते हैं, तो ये होता है रूट और क्राउन होता है, और बीच में एक नेक होती है, गर्दन। और यहाँ देखिए दांत 4 प्रकार के होते हैं, वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन उसका दे दिया है, तो आप इन सब चीज़ों को यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। अब चलते देखते हैं कुछ जो पाचक ग्रंथियाँ होती हैं उनके बारे में। तो पहली जो पाचक ग्रंथि है वो यकृत है, लीवर। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए ये जो लाइन है, यहाँ लाइन से आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है लीवर, यकृत। इसका भार करीब 1.5 kg है और उदर गुहा के दाहिने भाग में अवस्थित है। यह स्थित इतनी बड़ी ग्रंथि है कि इसका वेट 1.5 kg होता है और हमारे कैविटी के दाहिने भाग में ये स्थित होता है। यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। जो यकृत की कोशिकाएं होती हैं वो क्या चीज का स्राव करती हैं? पित्त का स्राव करती हैं। और ये जो स्रावित पित्त है ये जमा होता है पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर कहते हैं इसको। गॉल ब्लैडर जो है एक छोटी सी थैली होती है और इसके अंदर इसका बना हुआ पित्त जो है वो जमा होता है।
थोड़ा सा पित्त के बारे में, पित्त कैसा होता है। देखिए, पित्त गाढ़ा एवं हरे रंग का क्षारीय द्रव है। कैसा है ये बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय होता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि पित्त में कौन सा एंजाइम होता है, यानी इनमें से किसमें कोई एंजाइम नहीं होता, या पाचन क्रिया में कोई पाचन का काम नहीं करता है। तो पाचन क्रिया में इम्पॉर्टेंट है, रोल है इसका, लेकिन ये पाचन नहीं। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, पित्त के निम्नलिखित 2 कार्य हैं। पित्त आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है। दूसरा है, पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन और पाचीकरण होता है। पित्त में कुछ सॉल्ट्स होते हैं और उन सॉल्ट्स की मदद से जो वसा होता है उसका विखंडन भी होता है और उसका इमल्सिफिकेशन भी होता है। तो इस तरीके से इसके 2 इम्पोर्टेंट कार्य होते हैं। अगला पाचक ग्रंथि है अग्न्याशय, जिसको कि पैंक्रियास कहते हैं। तो आमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग का एक ग्रंथि होती है जो अग्न्याशय या पैंक्रियास कहलाती है। अग्न्याशय में अनेक पतली पतली नलिकाएं होती हैं जो आपस में जुड़कर एक बड़ी अग्न्याशयी वाहिनी बनाती हैं। और अग्न्याशयी रस में देखिए क्या क्या होता है, तो यहाँ ट्रिप्सिन होता है, अमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज नामक एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ये एंजाइम्स जो हैं ये अग्न्याशयी रस के एंजाइम है, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज। अब और क्या करता है, अग्न्याशय रस के एंजाइम भोजन के अवयवों पर इस प्रकार से क्रिया करते हैं। अब ये जो एंजाइम्स है ये किस अवयव पर क्रिया करेंगे, अमाइलेज जो है स्टार्च और ग्लाइकोजन को तोड़ देता है माल्टोज में। लाइपेज एंजाइम जो है वो वसा अम्ल को, फैटी एसिड को इमल्सिफाइड करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लिसरॉल में। न्यूक्लियस जो है ये न्यूक्लिक एसिड पे असर करता है और न्यूक्लियोटाइड्स में उनको तोड़ता है। तो आज ही हमारा पोषण टॉपिक ख़त्म होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर आप कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।